हिंदी साहित्य सागर चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सबका आभार। मेरा नाम जंगीर सिंह है। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाए। आज हम करने वाले हैं बीए पार्ट सेकंड अर्थात बीए सेकंड सेमेस्टर थर्ड, उसका खंड को रीतकाल के बारे में। आपने बीए वन में पहले पढ़ा था आदिकाल के बारे में, भक्ति काल के बारे में। आज हम करेंगे रीतकाल के बारे में, फिर आगे आएगा आधुनिक काल के बारे में। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, हरित काल, आधुनिक काल। हरित काल का समय सीमा 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत मानी जाती है। इसमें हम देखेंगे कि रीत काल का नामकरण कैसे हुआ, उसका उदय कैसे हुआ। ये दोनों चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। रीत शब्द की व्युत्पत्ति। हरित शब्द संस्कृत की हरीड धातु में कीर्तन प्रत्यय के जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मार्ग अर्थात रास्ता, पंथ। अर्थात ऐसा काव्य जिसमें काव्य के लिखने का मार्ग बताया जाता है उसे ही रीत काव्य कहते हैं या रीति काव्य भी कहते हैं। सामान्यतः अर्थ है संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुकरण करके, संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुकरण करके रस, अलंकार, छंद, गुण, रीति, नायिका भेद आदि का विवेचन करने के लिए जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसे ही रीति काव्य कहा जाता है। आगे है रीत काल के उदय के कारण। उदय क्यों हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन काव्य का जन्म हुआ। अर्थात जो राजे थे, महाराजे थे, उनकी जो रुचि थी उसी हिसाब से, उसी के कारण ही जो लेखक थे उन्होंने रचना की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे गए। उनसे प्रेरित होकर ही हिंदी साहित्य में भी रीति काव्य लिखा जाने लगा। आगे है रीति काल का नामकरण। अर्थात अनेक विद्वानों ने हरित काल के अनेक नाम लिखे हैं, अर्थात नामकरण किया है। मिश्र बंधु जी इस काल को अलंकृत काल कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी इसे रीति काल कहते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी इसी काल को श्रृंगार काल कहते हैं। राम कुमार वर्मा जी इसी काल को एक अलग नाम देते हैं, कला काल कहते हैं। त्रिलोचन जी ने इसी काल को अंधकार काल कहा है। आचार्य शुक्ल के अतिरिक्त भी कुछ विद्वानों ने इस काल को भिन्न भिन्न नाम दिए हैं, जैसे कि मिश्र बंधु इस काल को अलंकृत काल के नाम से पुकारा है। मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल के नाम से पुकारा है। दूसरी तरफ वे स्वयं रीतिकालीन कवियों के ग्रंथों को रीति ग्रंथ और उनके विवेचन को रीति कथन कहते हैं। उन्होंने व्याख्या करते कहा है कि इस प्रणाली के साथ रीति ग्रंथ का भी प्रचार बढ़ा है और आचार्यता में भी वृद्धि हुई है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस काल में श्रृंगार रस की प्रमुखता को देखकर इसे श्रृंगार काल के नाम से पुकारा है।
अर्थात विश्वनाथ प्रसाद जी का कहना है कि इस काल को और कोई नाम नहीं दिया जा सकता, श्रृंगार काल ही नाम दिया जा सकता है। क्योंकि इस काल में जो रचना हुई, जो कृतियाँ लिखी गई, वह श्रृंगार रस में से भरपूर थी। यह नाम भी दोष से ग्रस्त है, लेकिन यह नाम सही नहीं माना गया। बहुत से विद्वानों ने इसे दोष सहित नाम कहा है। दूसरे विद्वानों ने इस काल के कवियों को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त वर्गों में विभाजित किया है। आचार्य शुक्ल जी का मानना है कि श्रृंगार की प्रधानता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि वास्तव में श्रृंगार और वीर, इन दो रसों की कविता इस काल में हुई। शुक्ल जी का मानना है कि वीर रस और श्रृंगार रस, ये दोनों रसों की कविताएं, रचनाएं रीति काल में हुई, लेकिन प्रधानता श्रृंगार रस की ही रही है। शुक्ल जी का कथन स्पष्ट होता है कि वे श्रृंगार की प्रमुखता को मानते हुए भी रीति के सुदृढ़ आधार को त्यागना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस काल की श्रृंगार विशेष कविता रीति आश्रित ही थी। अर्थात शुक्ल जी की बात को सही माना गया है कि हम रीति को नहीं छोड़ सकते, अर्थात मार्ग को नहीं छोड़ सकते। रीति काल ही नाम इसका सही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।